जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं मालिनोवस्की से संबंधित ऑडियो लेक्चर और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इनके अलावा अन्य जो है सिद्धांतकार हैं, उनके फैक्ट देखेंगे। तो आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेपर जो आ रहा है पेपर 1 मॉडरेट आ रहा है, ना बहुत इजी आ रहा है ना बहुत हार्ड आ रहा है। जहाँ तक सुनने में आया है कि जो DI होता है वो थोड़ा सा टफ दे रहा है। तो आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। और हम यहाँ बात करेंगे समाजशास्त्र में थिंकर से रिलेटेड कीवर्ड और उनके सिद्धांत। तो आज हम मालिनोवस्की से संबंधित फैक्ट देखेंगे। तो यह भौतिक शास्त्री और गणित शास्त्री मालिनोवस्की माने जाते हैं। इनका जन्म 7 अप्रैल 1884 में 7 अप्रैल 1884 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है फ्रेजर की पुस्तक द गोल्डन बॉ, तो पुस्तक ये जो बहुत पूछी जाती है, द गोल्डन बॉ। तो गोल्डन बॉ जो है जेम्स फ्रेजर की पुस्तक थी। तो मालिनोवस्की ने जब इसको पढ़ा तो उसके बाद इनकी जो रुचि हुई वह मानव शास्त्र की ओर उन्मुख हुआ। तो उन्होंने मानव शास्त्र में सर्वप्रथम जब अपना अध्ययन करते हैं वह पपुआ न्यू गिनी का अध्ययन इन्होंने किया है। इनके अलावा इन्होंने ट्रोबियान द्वीप का अध्ययन किया है। ट्रोबियान द्वीप पे इन्होंने जो अध्ययन किया उसमें इन्होंने सहभागी अवलोकन जो है विधि के माध्यम से अवलोकन किया था। तो मालिनोवस्की प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने ट्रोबियान का सहभागी अवलोकन करने वाले माने जाते हैं। इनके अलावा अमेरिका के WF वाइट हैं जिन्होंने सहभागी अवलोकन का जो है अध्ययन किया है। तो ज़्यादातर यही दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनकी जो डेथ हुई थी वह 1942 में हुई थी, अर्थात इनका जो कार्यकाल था वह 1884 से 1942 में जो है रहा है। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें जो रही हैं उसमें द फैमिली अमंग द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स जो पुस्तक रही है, और इस पुस्तक को ब्राउन ने अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक माना है। दूसरी इनकी पुस्तक है आर्गोनॉट ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, 1922 में आई हुई पुस्तक है। इसके अलावा क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी 1926, सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी 1927, द सेक्सुअल लाइफ ऑफ द सेवेज जो है 1929 में इनकी पुस्तक रही है। तो ज़्यादातर इनका जो मानव शास्त्र में अध्ययन देखा गया, इन्होंने कल्चर के अलग अलग अध्ययन किए हैं। इनके अलावा एक इनकी पुस्तक जो है पूछी जाती है वह है कोरल गार्डन करके, कोरल गार्डन इन दियर मैजिक। तो कोरल गार्डन इन दियर मैजिक में इन्होंने जादू की जो है चर्चा की है। इनके अलावा अगली पुस्तक इनकी है जो ए साइंटिफिक थियरी ऑफ कल्चर जो है 1944 में, फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन जो है 1944 में, द डायनेमिक ऑफ कल्चर जो इनकी पुस्तक है वह 1945 में आई है। मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस 1948 में प्रकाशित पुस्तक है। मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेस 1944 में। ए डायरी इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म 1957 जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। इनके अलावा जो अन्य इनसे संबंधित फैक्ट हैं उनमें पहला, यह व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहे जाते हैं। व्यक्तिवादी प्रकारवादी कहे जाते हैं। दूसरा, सांस्कृतिक
प्रकारवादी के नाम से भी इनको जाना जाता है, सांस्कृतिक प्रकारवादी। और तीसरा जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने संस्कृति के संदर्भ में आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया है। यह कहते हैं कि संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करता है। आवश्यकताओं को इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें प्राथमिक जो है या प्राथमिक या जैविक आवश्यकता है पहला, और दूसरा जो इन्होंने दिया है व्युत्पन्न या साधक आवश्यकताएं या द्वितीयक आवश्यकताएं भी कह सकते हैं। तो प्राथमिक आवश्यकताओं में इन्होंने पोषण, प्रजनन, सुरक्षा, प्रतिरक्षा और शारीरिक आराम को दिया है। और व्युत्पन्न या साधक आवश्यकताओं के अंतर्गत इन्होंने राजनीति, आर्थिक, शिक्षा, कानून आदि जैसी चीज़ों की बात की है। वहीं इन्होंने जो तीसरी आवश्यकता की बात की है उसमें इन्होंने ज्ञान, जादू, धर्म, खेलकूद, करुणा जैसी मानसिक व नैतिक एकीकरण वाली आवश्यकताओं को रखा है। तो यह जो तीसरी इनकी आवश्यकता है इसको इन्होंने समन्वयकारी आवश्यकता माना है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक जो आवश्यकताएं हैं उनका सम्मिश्रण पाया जाता है। इन्होंने कुछ आधारभूत आवश्यकताओं की चर्चा की है, जिसके आधार पर उनकी कुछ सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं या उससे संबंधित व्यवस्था, संस्था या संगठन है। तो इन्होंने शारीरिक पोषण के लिए जो व्यवस्था की बात की है, तो शारीरिक पोषण के लिए भोजन अति आवश्यक है। दूसरा, प्रजनन के लिए विवाह, नातेदारी जैसी संस्थाएं देखने को मिलती हैं। तीसरा, इन्होंने शारीरिक आराम के संदर्भ में आवास या गृह की बात की है, घर की बात की है। चौथा, इन्होंने सुरक्षा की बात की है। सुरक्षा या प्रतिरक्षा के लिए इन्होंने सेना जैसी संस्थाओं की चर्चा की है। गति की बात की है, तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं व्यक्ति की संस्थाओं में, समूह में, उसकी चर्चा यह करते हैं। वृद्धि की बात के अंतर्गत ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, डेवलपमेंट की इन्होंने इसमें रखा है। स्वास्थ्य के लिए जो है रोगों की दूर करने के लिए आरोग्य शास्त्र या अस्पताल देखने को मिल जाते हैं। तो सभी कुछ किसी न किसी तरह से जो है मनुष्य की कोई न कोई आवश्यकताएं पूर्ति करती हैं, ऐसा मानते हैं। धर्म संबंधी अपने विचार में तो धर्म की व्याख्या या मृत्यु से करते हैं। दुर्खीम की तरह धर्म को या सोशल फैक्ट मानते हैं, क्योंकि यह दुर्खीम से प्रभावित थे। इनका जो मानना था कि मृत्यु एक सामाजिक घटना है जिससे क्षति समाज की होती है, इसीलिए व्यक्ति सामूहिक रूप से जो है शोक मनाते हैं। इस प्रकार की सामूहिक एकता उस क्षति को कुछ कम कर देती है। अतः धर्म नैतिक सुदृढ़ता के लिए, मानसिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। तो इनका जो प्रमुख स्टेटमेंट है इसमें कि इन्होंने धर्म को नैतिक सुदृढ़ता के लिए और मानसिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक माना है। जादू के संबंध में इनका जो विचार है, तो जादू को भी इन्होंने मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला क्रिया माना है। इनका कहना है कि जो जादू होती है वह विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो यह स्टेटमेंट है कि जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन्होंने जादू के 2 टाइप बताए हैं, जिसमें से पहला जो है सफ़ेद जादू, दूसरा इन्होंने काला जादू की चर्चा की है। सफ़ेद जादू में इन्होंने अच्छे कार्यों को या विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं को सम्मिलित किया है, और ब्लैक मैजिक में इन्होंने विचक्राफ्ट अर्थात नुकसान पहुंचाने वाले प्रयासों को या काले जादू के अंतर्गत रखते हैं। तो एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है पिछले एग्जामों में कि सोसरी और विचक्राफ्ट किस जैसे जादू क्रियाओं में देखने को मिलती है। सोसरी और विचक्राफ्ट की जो अवधारणा है वह सर्वप्रथम जिसने प्रयोग किया है वह इवांस प्रिचार्ड थे, जिन्होंने अफ्रीका के न्यूड जनजाति का जब अध्ययन किया था तो उसमें इन शब्दों का जो है प्रयोग किया था। हाँ, एक स्टेटमेंट मालिनोवस्की से पूछा जाता है कि धर्म और जादू को किसने पवित्र माना है तथा विज्ञान को अपवित्र माना है। तो यह स्टेटमेंट जो है महत्वपूर्ण या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मालिनोवस्की हैं, जिन्होंने धर्म और जादू को जो है महत्वपूर्ण माना है।
इनके अलावा इन्होंने प्रेम जादू, लव मैजिक की चर्चा की है। तो लव मैजिक को इन्होंने सफेद जादू के एक स्वरूप के रूप में उल्लेख किया है। इन्होंने कहा सफेद जादू को जो है सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। सामूहिक कल्याण के लिए जो है सफेद जादू का प्रयोग किया जाता है, जबकि काला जादू को सामाजिक स्वीकृति नहीं होती है और इसका उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है। मालिनोवस्की का एक स्टेटमेंट है कि संस्कृति के अंगों द्वारा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में किया जाने वाला योगदान ही उसका जो है प्रकार्य होता है। क्या? संस्कृति के अंगों द्वारा मानव की आवश्यकताओं पूर्ति में किया जाने वाला योगदान ही उसका प्रकार्य है। इन्होंने कहा संस्कृति के प्रत्येक अंग मानव की किन्हीं न किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी जो इनकी पुस्तक रही है, इसमें जनजातीय समाज में या आदिकालीन समाजों में जो कानून, अपराध और प्रथाएं हैं उसका उल्लेख जो है इन्होंने किया है। तो व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध समाज के विरुद्ध इनमें माना जाता है और व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था। कानून के पालन की संदर्भ में औपचारिक संस्था विद्यमान नहीं थी। इन्होंने कहा कानून जैसे आज के समय में पुलिस जैसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, तो उस समय ऐसी कोई औपचारिक व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिलती थी। ये तो कुछ मालिनोवस्की से इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले जो है ब्राउन है। आज हम 2 ही थिंकर देखेंगे क्योंकि हमारे घर में एक ट्रेजेडी हो गई है। हमारी बड़ी माता जी का जो है देहांत हो गया है, तो हमें जब भी मौका मिलेगा हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट की वीडियो बना के ज़रूर डालते रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो है सर पे हम। तो आइए देखते हैं ब्राउन के बारे में चर्चा। तो ब्राउन मूलतः प्रकार्यवादी माने जाते हैं। मानव शास्त्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ब्राउन का जो जन्म है, ब्राउन का जो जन्म होता है वह 1881 में होता है, अर्थात यह मालिनोवस्की से पहले इनका नंबर आता है और यह 1955 में जो है इनका देहांत होता है। तो इनका जन्म जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में स्पार्क ब्रुक नामक स्थान पे हुआ था और मृत्यु जो इनकी है ग्राहम्स टाउन 24 अक्टूबर 1955 में हुआ है। तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो बर्मिंघम कॉलेज से ही हुई। उसके बाद कैम्ब्रिज में पढ़े। उसके बाद में जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था उसमें यह 2 मानव शास्त्रियों के संपर्क में आए थे, WR रिवर्स और SC हेडन। किसके संपर्क में? रिवर्स और हेडन, और जिनसे प्रभावित होकर इन्होंने मानव शास्त्र में अपना रुचि दिखाया। 1906 में इन्होंने नृजाति शास्त्र या एथनोलॉजी में अध्ययन शुरू किया। एथनी बिल्कन छात्रवृत्ति प्रदान इनको जो है मिली थी। यह अंडमान द्वीप समूह का इन्होंने जो है अध्ययन किया था। वहाँ उन्होंने 1908 तक क्षेत्रीय कार्य किया, मतलब इन्होंने अंडमान द्वीप समूह पर क्षेत्रीय कार्य किया था। यह तुलनात्मक समाजशास्त्र इन्होंने तुलनात्मक समाजशास्त्र का भी अध्ययन किया है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन कौन से थिंकर जो है तुलनात्मक पद्धति को अपनाते हैं, तो उनमें ब्राउन का भी नाम आता है। ब्राउन का नाम आता है। तो ब्राउन जो है संरचना के परिभाषा के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इनको संरचनावादी भी माना जाता है।
तो जहाँ पहले जो थिंकर थे उन्होंने संरचना को अमूर्त माना है, संस्थाओं, भूमिकाओं या परिस्थितियों के आधार पर परिभाषित किया था। वहीं ब्राउन जो कहते हैं, ब्राउन संरचना को, सर्वप्रथम पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्राउन जो है संरचना को मूर्त मानते हैं। मूर्त मानने का इनका जो अभिप्राय है, इन्होंने कहा कि संरचना का निर्माण व्यक्ति करता है। इन्होंने कहा सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य हैं और स्वयं ही संरचना संस्थात्मक रूप में परिभाषित और नियमित संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों का एक व्यवस्थित रूप से क्रमबद्धता है। तो इन्होंने व्यक्तियों के एक व्यवस्थित रूप के क्रमबद्धता होने के कारण जो है संरचना को मूर्त माना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने व्यक्ति को महत्व दिया है और व्यक्ति को संरचना का अंग माना है, प्राथमिकता दिया है और इस कारण इसे इन्होंने मूर्त माना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि इन्होंने संरचना को वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना में जो है विभाजित किया है, एक्चुअल स्ट्रक्चर और जनरल स्ट्रक्चर। तो वास्तविक संरचना जो है, वास्तविक संरचना के संदर्भ में कहा कि यह व्यक्तियों से मिलकर बना होता है और परिवर्तन जो होता है इसी में होता है, यह अस्थायी होती है। तो वास्तविक संरचना को इन्होंने अस्थायी माना है। इसके बाद इन्होंने सामान्य संरचना की चर्चा की है। तो सामान्य संरचना में इन्होंने कहा कि यह नियम, सामाजिक नियम, कानून, प्रतिमान से संबंधित है, यह अस्थायी होती है। इसके बाद इन्होंने प्रकार्यवाद की चर्चा की है। ब्राउन प्रकार्यवादी भी माने जाते हैं। तो इन्होंने प्रकार्यवाद के संदर्भ में दुर्खीम से जो है इनका जो है प्रभावित थे। जहाँ दुर्खीम कहते हैं समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सामाजिक आवश्यकताओं की बात करते हैं, वहीं उसके स्थान पर ब्राउन जो है सामाजिक के आवश्यक दशाओं की बात करते हैं जिनकी पूर्ति समाज के अंगों द्वारा की जाती है। तो इसको डिफाइन करते हुए इन्होंने कहा कि एक आंशिक इकाई द्वारा पूर्ण इकाई को किया जाने वाला योगदान ही प्रकार्य है। एक आंशिक इकाई द्वारा पूर्ण इकाई को किया जाने वाला योगदान ही प्रकार्य है। तो यह स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। इसके बाद इन्होंने फंक्शनल यूनिटी की बात की है, प्रकार्यात्मक एकता की बात इन्होंने की है। तो प्रकार इन्होंने कहा जो भी संरचना के अंग है आपस में एकीकृत होकर संरचना का जो है बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, इसी को इन्होंने प्रकार्यात्मक एकता कहा। इस संदर्भ में इन्होंने यूनोमिया और डिस्नोमिया, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसने यूनोमिया और डिस्नोमिया के संदर्भ में चर्चा की है। तो यूनोमिया के बारे में यह बताते हुए कहते हैं कि यह संरचना की स्वस्थ अवस्था है जिसमें सभी अंग सहयोग देकर संरचना को जीवित रखने में प्रयास करते हैं। जब सकारात्मक रूप से कार्य चलता रहता है, सकारात्मक योगदान रहता है, तो उसको इन्होंने यूनोमिया की स्थिति कही है। दूसरा इन्होंने कहा डिस्नोमिया। तो डिस्नोमियम का कि यह संरचना का रोगग्रस्त अवस्था है जिसमें अंगों में सहयोग का अभाव हो जाता है। इन्होंने कहा सहयोग का अभाव होने लगता है और संघर्ष की स्थिति बनने लगती है, तो उस स्थिति को इन्होंने डिस्नोमिया कहा कि इसमें संरचना जो है बिखरने लगती है। इन्होंने सामाजिक संरचना के लिए सामाजिक स्वरूप शास्त्र और सामाजिक प्रकार के लिए शरीर शास्त्र की बात कही है, शरीर शास्त्र। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक संरचना के लिए सामाजिक स्वरूप शास्त्र शब्द का प्रयोग किया और सामाजिक प्रकारों के लिए सामाजिक शरीर शास्त्र का इन्होंने प्रयोग किया है। सोशल मॉर्फोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी की बात इन्होंने की, फिजियोलॉजी। इसके बाद इन्होंने सामाजिक स्वरूप शास्त्र से तात्पर्य के संदर्भ में कहा कि समाजों की तुलनात्मक स्वरूप अर्थात उनके वर्गीकरण के प्रकार आदि जो है सामाजिक स्वरूप है।
जबकि जो सामाजिक शरीर शास्त्र है उनमें जो विषय आते हैं वह नैतिकता, कानून, शिष्टाचार, धर्म, संस्कार, शिक्षा आदि को इन्होंने सामाजिक संरचना के शरीर के रूप में देखा है और स्वरूप के रूप में इन्होंने वर्गीकरण किस तरह से हुआ है उसकी बात कही है। अब आ जाते हैं ब्राउन नातेदारी व्यवस्था की भी चर्चा करते हैं। तो नातेदारी व्यवस्था में थांगू व बांटू के अलावा इन्होंने चोकटा, और अमोहा इन जातियों का इन्होंने अध्ययन किया है। तो थांगू और बांटू में इन्होंने जनजातीय अध्ययन करते हुए एक विधिक व्यवस्था के रूप में बताया है। इन्होंने कहा कि नातेदारी एक विधिक व्यवस्था है जिसको सामाजिक मान्यता जो है प्राप्त होती है। नातेदारी की व्यवस्था में इन्होंने 2 टाइप बताए हैं। 2 टाइप में इन्होंने एक सहोदर एकता बताया है। सहोदर एकता की बात ये करते हैं। दूसरा इन्होंने वंश एकता की बात की है, अर्थात कजिन यूनिटी और डिसेंट यूनिटी। ब्राउन ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए कहा कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे नाते या रिश्ते शामिल किए जाते हैं जो विवाह अथवा रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दूसरे जगह इन्होंने नातेदारी के 2 टाइप बताए हैं कि एक विवाह संबंधी नातेदार होता है, दूसरा रक्त संबंधी नातेदार होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हम एक दिन जब भी मौका मिलेगा उसमें लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम सारे थिंकर कवर करा देंगे। धन्यवाद।